हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना अंकुर सर लेकर आया हूं एक एक्सक्लूसिव वीडियो। जी हां, JEE 2023 के ऑफिशियल पेपर सॉल्यूशन में इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 जैन 2023 शिफ्ट 1 के पेपर सॉल्यूशन की। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ। लिथियम हाइड्राइड पर एल्यूमिनियम क्लोराइड की रिएक्शन से मुझे LiAlH4 ये प्रोडक्ट मिलेगा प्लस LiCl मिलेगा। ये रिएक्शन है, बैलेंस करेंगे इसको, और ये एक प्रिपरेशन का तरीका भी है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, क्योंकि आगे ये रिड्यूसिंग एजेंट के लिए यूज होने वाला है। लिथियम हाइड्राइड पर एल्यूमिनियम क्लोराइड की मैं रिएक्शन करा रहा हूं 8 मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल ऑफ Al2Cl6, तो 2 मॉलिक्यूल LiAlH4 और 6 मॉलिक्यूल ऑफ LiCl बन जाते हैं। सो सेकंड पार्ट विल बी द आंसर, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। सो दिस विल बी द आंसर। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच वन इज एन एंटासिड। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन है टरफेनाडाइन, मैप्रोबेमेट, ब्रोम, फेनिरामाइन एंड रेनिटिडाइन। सो वन बाय वन बात करेंगे। अगर हम टरफेनाडाइन की बात करें, सो दिस वन इज एक्चुअली एंटीहिस्टामाइन। सो एंटीहिस्टामाइन है, ओके फाइन। अगर हम बात करें बच्चों मैप्रोबेमेट की, सो मैप्रोबेमेट इज एक्चुअली ट्रायंक्लाइजर। सो दिस वन इज ट्रायंक्लाइजर। अगर हम ब्रोम फेनिरेमाइन की बात करें, सो दिस वन इज आल्सो एंटीहिस्टामाइन, एंटीहिस्टामिन है। और अगर रेनिटिडाइन की बात करें, सो दिस वन इज एक्चुअली एंटासिड। दैट्स इट, यही तो हमें पता करना था। फोर्थ ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें दो स्टेटमेंट असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, और उस क्वेश्चन में दिया गया है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड असर्शन एंड अदर इज रीजन। असर्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है, इन एक्सपेंसिव साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स सिलिका जेल इज केप्ट इन वॉच ग्लासेस और इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बैग्स। मीन्स यहाँ पर हम सिलिका जेल का यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स में इन्हें रखा जाता है, एक्सपेंसिव साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। इसका रीजन देखिए, रीजन यहाँ पर दिया हुआ है, सिलिका जेल एड्सॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम एयर वाया एड्सॉर्प्शन। तो क्या सिलिका जेल एड्सॉर्प्शन शो करता है, ये मॉइस्चर को एड्सॉर्ब करता है। और मॉइस्चर को एड्सॉर्ब करने के क्या फायदे हैं वो देखिए। दस प्रोटेक्ट्स द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम वाटर कोरोजन मीन्स रस्टिंग एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम माल फंक्शनिंग। तो देखते हैं, जैसा कि असर्शन यहाँ पर दिया हुआ है बिल्कुल सही है, और इसके लिए जो रीजन यहाँ पर दिया हुआ है ये भी इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट सही है। इट मीन्स बोथ ए एंड आर करेक्ट, ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो सरफेस केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन था जिसमें हम इजीली ये कंसेप्ट समझते हैं कि सिलिका जेल जो है वो मॉइस्चर को एड्सॉर्ब करता है, और इसी के बेसिस पर कई जगह पर एड्सॉर्प्शन की एप्लीकेशन हमें अपनी लाइफ में देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको एटॉमिक नंबर दिए गए हैं और कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है ये आपसे पूछा गया है। एटॉमिक नंबर देखिए इनके 37 एटॉमिक नंबर है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट है, पोटेशियम है। 78 है तो प्लैटिनम है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। और एटॉमिक नंबर 52 है तो वो पी ब्लॉक एलिमेंट टेल्यूरियम हो गया। और 65 है तो टर्बियम हो गया। एटॉमिक नंबर 58 है, नाम टर्बियम है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है। और इस तरह से अगर इसको हम लोग देखते हैं कि आपके ऑप्शंस में क्या आंसर सही होगा, तो थर्ड पार्ट विल बी द आंसर। दैट्स इट। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द प्रोटॉन मार्क ए टू डी इन द गिवन कंपाउंड। तो कंपाउंड हमारे पास गिवन है एबीसीडी ऑप्शन में, डिफरेंट हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में एसिडिटी का करेक्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें पता करना है। तो देखिए सबसे पहले तो रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट करें, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करें। जिस कंपाउंड की कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उस कंपाउंड की एसिडिटी भी ज्यादा होगी। ओके, तो वन बाय वन वर्क करते हैं। सबसे पहले कंपाउंड हम बना लेते हैं। सो दिस वन इज बेसिकली रिंग, ओके, एंड यहां पर एक कार्बन, ओके,
यहां पर एक कार्बन है और उससे हाइड्रोजन अटैच है, दैट इज HD, लीजिए जी ये वाला। उसके बाद में यहां पर है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड O एंड HC, ठीक है। उसके बाद में यहां पर एक कार्बन जिससे अटैच है HB और देन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, देन उससे अटैच है HA। अब सबसे पहले तो रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट करें। कॉन्जुगेट बेस में अगर कन्वर्ट करेंगे तो लेट्स से यहां से अगर मैं HC को अलग करूं तो HC को जब मैं अलग करूंगा तो यहां पर O नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है जी। O नेगेटिव आया तो COO माइनस, दैट इज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये स्टेबलाइज रहेगा। सो दिस वन इज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां तक तो बात समझ आती है। उसके बाद में अगर हम यहां पर देखें HD को अगर हटाएं तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन में ऑल्दो रहेगा इस रिंग के साथ में भी, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में भी, बट यहां पर अगर हम बात करें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट इज HC की एसिडिटी ज्यादा है HD से। अच्छा जी, HC की एसिडिटी ज्यादा है HD से, तो केवल सेकंड ऑप्शन गलत हुआ है। ओके जी, आगे चलते हैं। यहां पर ओके, सो यहां पर अगर नेगेटिव चार्ज आया, लेट्स से ये HB को अलग करा, नेगेटिव चार्ज आया, और यहां से HA को अगर अलग करा तो यहां नेगेटिव चार्ज आया। ऑब्वियसली sp हाइब्रिडाइज कार्बन के पास में अगर हाइड्रोजन है उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी बट कॉन्जुगेशन से कम होगी, तो HC ज्यादा हुआ देन HD, यहां कॉन्जुगेशन हो रहा है, इनकी एसिडिटी ज्यादा होगी HC और HD की, तो यहां HA है, अल्टीमेटली फर्स्ट भी गलत है। HA की एसिडिटी HB की एसिडिटी कम होगी। अब यहां पर देखिए क्योंकि sp हाइब्रिडाइज कार्बन है तो उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, अल्टीमेटली HA, देन उससे कम हमारा HB, दैट्स इट। CDAB डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ, CDAB। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन गलत हुए, फोर्थ ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड गिव द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। ओके, फर्स्ट फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव जो दे, एंड सेकंड सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट अपॉन ट्रीटमेंट विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड गिव्स अ रेड या ब्लड रेड कलर बट नॉट पर्सन ब्लू। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि फेलिंग टेस्ट किसके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देखता है, ऐसे कंपाउंड जिसमें या तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन या अगर हम बात करें एलिफेटिक एल्डिहाइड हो। सो एलिफेटिक एल्डिहाइड नंबर वन। और सेकेंड थिंग अगर हम बात करें, आपको सोडियम को ट्रीट करेंगे विथ नाइट्रस या सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से, तो अल्टीमेटली कंपाउंड में नाइट्रोजन होना चाहिए और सल्फर होना चाहिए, तभी जाके आपका ये रिएक्शन रेड या ब्लड रेड कलर देगा। सिंपल सी चीज है। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेकेंड ऑप्शन गलत है, फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है। ओके, थर्ड और फोर्थ में देखिए, फोर्थ इज ओनली एंड ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड जो कि हमारे फेलिंग टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट देगा। एनीवेज फर्स्ट सेकंड थर्ड वैसे ही गलत हो जाते हैं, फोर्थ ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है, द मेजर प्रोडक्ट्स A एंड B रिस्पेक्टिवली आर। सो यहां पर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, कोल्ड H2SO4 के साथ में ट्रीट कर रहे हैं, A प्रोडक्ट मिल रहा है, और H2SO4 को 80 डिग्री सेल्सियस पर अगर ट्रीट कर रहे हैं, B प्रोडक्ट मिल रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन में हमें पता करना है कि A और B कौन से प्रोडक्ट हैं। ओके, तो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहां पर लेट्स टेक वन A प्रोडक्ट को ऑब्टेन करते हैं। ओके, सो यहां पर दिस वन इज CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। अच्छा जी, जब कोल्ड H2SO4 के साथ में ट्रीट करेंगे तो यहां से H प्लस हमारा OSO3H इस एल्कीन पर अटैक करेगा और अल्टीमेटली यहां पर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा। अब देखिए इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन अगर मैं बनाऊं तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, हाइड्रोजन यहां पर अटैच हो जाएगा। सो सिंपली देन OSO3H माइनस हमारे पास बचा जो कि इस कार्बोकैटायन से अटैच होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ, तो सिंपली यहां पर अगर हम बात करें, सो दिस वन इज CH3 CH3 और हाइड्रोजन सल्फाइड यहां पर मिल चुका है।
अच्छा जी, सो दिस वन इज जब कोल्ड H2SO4 के साथ में हम रिएक्शन कर रहे हैं तब, कोल्ड H2SO4। अच्छा जी, तो यहां पर SO3H, हमारे फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हुआ, SO3H अटैच होना चाहिए, यस दिस वन इज कूल। सो फोर्थ ऑप्शन भी गलत हुआ, सेकंड या थर्ड ऑप्शन ही बचता है जो कि पॉसिबल है। अच्छा, अब 80 डिग्री सेल्सियस पर अगर H2SO4 को रिएक्ट करेंगे तो ये तो हमारा ए प्रोडक्ट मिला। बी प्रोडक्ट की बात करते हैं, लेट्स टेक अगेन एल्कीन, सेम एल्कीन, दिस वन इज CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। सबसे पहले ऑब्वियसली H प्लस के साथ में ट्रीट होगा, तो ये H प्लस हमारा एल्कीन अटैच होगा, और यहां पर मोर स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की बात करेंगे जिससे कि मेजर प्रोडक्ट बनेगा, सो ये इंटरमीडिएट हमारे पास बना। अब क्योंकि हॉट H2SO4 है तो दूसरी एल्कीन का मॉलिक्यूल अटैक करेगा, और यहां पर दूसरी एल्कीन है, दिस वन इज CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। सो यहां पर अटैक हुआ। अब देखिए अगेन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म तो होगा, सो यहां पर क्या CH3 कार्बन CH3 एंड दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज डबल बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन यहां पर अटैच हो गया लाइक दैट। सो दिस वन इज CH3 एंड यहां पर लेट्स से 3 डिग्री कार्बोकैटायन अगर हमें मिलने की कोशिश करें, सो 1 कार्बन, सो दिस वन इज 1 कार्बन एंड 2 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, और यहां 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिल चुका है लाइक दिस, नथिंग एल्स। देन यहां पर हाइड्रोजन है तो अल्टीमेटली एल्कीन मिल जाएगा। सो लेट्स से दिस वन इज CH2, प्रॉपर वे में बनाते हैं, 1 CH3, दिस वन 1 2 3 CH3 बना देते हैं, 1 2 एंड 3 CH3। देन यहां पर ये कार्बन, देन उससे अटैच है CH2, और उससे अटैच है यहां पर एल्कीन बना, एंड यहां पर CH3, और वेल दिस वन इज ओके। सो यहां पर एल्कीन बनेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, सो यहां पर एल्कीन बना एंड दिस वन इज CH3। सो ये हमारा बी प्रोडक्ट हो जाएगा, सिंपल, इतने कोई कठिन बात तो नहीं है। ओके, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, लेट्स सी दैट यहां पर जब हम देखें हमें सेकेंड ऑप्शन में मिल रहा है, यहां पर कोई एल्कीन नहीं है, थर्ड ऑप्शन भी गलत है। सो अल्टीमेटली सेकेंड ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डी ब्लॉक पर बेस्ड है। During the qualitative analysis, SO32 minus using H2SO4, SO2 gas is evolved, which turns K2Cr2O7 solution green. देखिए ये K2Cr2O7 और KMNO4 दो चैप्टर हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में, उन पर बेस्ड क्वेश्चन है, उन पर बेस्ड रिएक्शन है। इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी पढ़ा जाता है, इसे हम लोग डी ब्लॉक में भी पढ़ते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं कि ये जो गैस निकल रही है, सल्फाइट अगर कोई है और उस पर डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये आपका डाइल्यूट एसिड ग्रुप है जिससे SO2 गैस इवॉल्व होगी, और वो SO2 की रिएक्शन पोटेशियम डाइक्रोमेट से हो रही है। पोटेशियम डाइक्रोमेट से अगर इसकी रिएक्शन कर रहे हैं तो ग्रीन कलर का क्रोमियम सल्फेट आपको मिलेगा। सो आंसर विल बी 1 पार्ट। ये दिख रहा है आपको, ग्रीन कलर का क्रोमियम सल्फेट मिलता है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सॉल्ट एनालिसिस पर बेस्ड है, क्वालिटेटिव एनालिसिस पर बेस्ड है। इन द वेट टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस कैटायंस बाय प्रेसिपिटेशन which transition element cation does not belongs to the group 4 in qualitative inorganic analysis। आपको पता है कि मन को जाना नहीं, ये फोर्थ ग्रुप के रेडिकल्स हैं, मतलब ये फोर्थ ग्रुप में ये रेडिकल आ गए, तो जो नहीं आया वो ये है क्योंकि ये थर्ड ग्रुप का रेडिकल है, FeCrAl33+, ये थर्ड ग्रुप के रेडिकल हैं। आपसे पूछा है कि फोर्थ ग्रुप में कौन नहीं है, डजंट बिलोंग्स टू द फोर्थ ग्रुप, सो 4 पार्ट विल बी द आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मतलब इजी कह सकते हैं आप। अगर थोड़ा सा भी एक जस्ट इंफॉर्मेटरी नॉलेज भी होगा तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से केमिकल बॉन्डिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। OF2 मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड एज द फॉलोइंग। OF2 का स्ट्रक्चर बनाना था और सारे क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाते थे।
आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है OF2 का स्ट्रक्चर। इसमें इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इसका बॉन्ड एंगल 102 डिग्री होता है। 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा, और वो बहुत कम हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने की वजह से। 102 डिग्री का एंगल होता है, और वी शेप या बेंट शेप ये होता ही है स्ट्रक्चर इसका, ये आपको दिख रहा है। आइए अब इन ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शंस में पहला है द नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन इज 2। यस, इट इज करेक्ट। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आप ए तो करेक्ट है। FOF angle is less than 104.5 degree. Yes, it is. It is less than 104.5 degree. That is 102 degree. ऐसा होता है, तो B वाला भी ऑप्शन होगा। A के साथ B सिर्फ यहीं दिख रहा है, तो D वाला करेक्ट होना ही पड़ेगा। मॉलिक्यूल इज अ बेंट V शेप होता है। ऐसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसा भी आप हिसाब लगा सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कैप्रोलैक्टम व्हेन हीटेड एट हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर गिव्स। सो अगर कैप्रोलैक्टम को H2 की प्रेजेंस में हीट अप करें, कौन सा पॉलीमर हमें मिलेगा? वन बाय वन बात करते हैं। कैप्रोलैक्टम 7 मेंबर रिंग होती है जिसमें 5 CH2, एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक NH होता है। सो लीजिए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक 1 NH, यहां तक तो बात क्लियर। और 5 CH2, तो 1 2 3 4 एंड 5 लाइक दैट। सो यहां पर कुछ ऐसा कैप्रोलैक्टम हमारे पास मिल जाएगा लाइक दैट। ये होता है आपका कैप्रोलैक्टम। अब जिसे आप H2 की प्रेजेंस में हीट अप करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली अगर हम बात करें, सो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एक फ्री वैलेंसी, देन CH2 5 टाइम्स एंड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड फ्री वैलेंसी एन टाइम्स। पहचानिए ये पॉलीमर कौन सा है, एंड दिस वन इज एक्चुअली नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 हमें मिलेगा। अच्छा जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन में देखें, सेकंड ऑप्शन में वी आर गेटिंग सेकंड ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है बेंजाइल आइसोसाइनाइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ABCD। 4 रिएक्शन हमारे पास गिवन है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन में करेक्ट आंसर चूज करना है। तो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम CH2Br है और AgCN के साथ में ट्रीट कर रहे हैं, सो सिंपली यहां पर ये आइसोसाइनाइड हमारे पास मिल जाएगा। ओके फाइन। अगर CHCl3 है, एक्वस KOH है, तो सिंपल CH2NH2 है, तो CH2 एंड NC मिल गया। ओके, A एंड B में ही हमें आइसोसाइनाइड मिल गए। देन CH2NHCH3 है। ओके, सो एक्वस KOH के साथ में ये रिएक्शन तो नहीं कर पाएगा, सो अल्टीमेटली रिएक्शन नहीं होगी। और अगर हम डी ऑप्शन की बात करें, ओके, सिंपली हमारा OTS हटेगा और यहां पर CH2CN बन जाएगा। तो ये साइनाइड हुआ। हमसे क्या पूछा है? आइसोसाइनाइड। बेंजाइल आइसोसाइनाइड हमें A और B में मिल रहे हैं, A एंड B। फोर्थ ऑप्शन में वी आर गेटिंग, अल्टीमेटली फोर्थ ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है। फोटोकेमिकल वाला रिएक्शन है इसमें। NO2 टूट कर NO और O देगा। ये O2 से रिएक्ट करके O3 बना लेगा, और ये A से O3 रिएक्ट करके NO2 और O2 बना लेगा। तो आपसे ये पूछा है कि ABC क्या है, ये आपसे पूछता है क्वेश्चन। ABC क्या है? A आपको दिख रहा है NO है, B आपको दिख रहा है O है, और C आपको दिख रहा है O3 है। तो मेरे ख्याल से क्या ये दिख ही रहा है आपको? थर्ड पार्ट विल बी द आंसर। सो दिस विल बी द आंसर। थर्ड इज द आंसर। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर वन इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन क्या है? कीटोस गिव Selvinov test faster than aldose, and reason ketos undergo beta elimination followed by formation of furfural. In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. अब देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। केवल और केवल आपको पता होना चाहिए कि आपका Selvinov टेस्ट क्या होता है। जनरली बच्चे इनको अवॉइड कर देते हैं। Selvinov टेस्ट हमारे कीटोज एल्डोज को डिफरेंशिएट करने के काम आता है, और कीटोज जो है वो फास्टर रिजल्ट देता है एज कंपेयर टू एल्डोज। सो कीटोजेस गिव Selvinov टेस्ट फास्टर देन एल्डोज। दिस वन इज एक्चुअली ट्रू स्टेटमेंट। सो हमारा असर्शन तो एकदम ट्रू है। अच्छा जी, अब रीजन की बात करते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, अगर हम रीजन की बात करें तो हेक्सा कीटो है,
उसको अगर रैपिडली डिहाइड्रेटेड होता है और हमारा 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फुरफुनाल बनता है। सो यहां पर लिख देते हैं कीटोहेक्सोस है, वो हमारा रैपिडली डिहाइड्रेट होगा, रैपिडली डिहाइड्रेट होता है और एज रिजल्ट 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल, एंड इसको हटा देते हैं, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फुरफुनाल बन जाता है। देन फर्दर ऑन इसे एसिडिक मीडियम में हीट अप करते हैं और कंडेंस करते हैं रेसिकोनल में। सो अल्टीमेटली रेड कलर की पीपीटी आ जाती है, रेड ब्राउन कलर की पीपीटी होती है। सो अल्टीमेटली हम बोलेंगे कि रिजल्ट में पॉजिटिव टेस्ट मिला। सो दिस वन इज एक्चुअली रॉन्ग, दैट कीटोज अंडरगो बीटा एलिमिनेशन, नॉट एट ऑल। सो ये फॉल्स स्टेटमेंट हुआ। अच्छा जी, अब आगे क्या? A is true but R is false. सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सो अल्टीमेटली सेकेंड ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से केमिकल बॉन्डिंग पर बेस्ड है, IF7 और नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंटर एटम। इन सबके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे IF7 इसके वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन ही हैं और सातों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7, ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये 7 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और इस पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर IF7 के लिए तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेंटर एटम पे 0 हो गया। ICl4 माइनस, I माइनस इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं I में और माइनस है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से, 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गया, 1 Cl 2 Cl 3 Cl और 4 Cl यहाँ पर आ रहा है। तो ICl4 इसमें 2 है। XCF6 के बारे में बात करते हैं, ये है जीनन, 1 2 3 4 5 और एक 6 हुआ और ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको दिखता है, इस पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हुआ आंसर 1। और आप जीनन का देखिए, जीनन के वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन से एक फ्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन से एक फ्लोरीन बॉन्ड बना रहा है। तो ये एक लोन पेयर हो गया, ये दूसरा लोन पेयर हो गया और ये तीसरा लोन पेयर हो गया। तो 3 लोन पेयर हो गए, 2 बॉन्ड पेयर हो गए। यहां पर लोन पेयर का नंबर 3 हो गया। अब आपसे ये पूछ रहा है कि क्या आंसर होगा। तो A के लिए क्या होगा, B के लिए क्या होगा, C के लिए क्या होगा, D के लिए क्या होगा। तो आंसर आपका ये दिखाई दे रहा है आपको, दिस विल बी द आंसर। ये दिख रहा है आपको, चौथा पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। दैट्स इट। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स आइडेंटिफाई द कंपाउंड यूज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग: EDTA, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ PT, D पेनिसिलेमाइन एंड सिस्प्लेटिन। देखिए, हम बात करते हैं अगर ट्यूमर की ग्रोथ को इनहिबिट करना है तो हम एंटी कैंसर रिएजेंट की बात करेंगे। एंटी कैंसर रिएजेंट, ओके। अब एंटी कैंसर रिएजेंट की अगर हम बात करें तो बच्चों ये होता क्या है? ये हमारा PT का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। सो दिस वन इज नथिंग, जस्ट CH3 एंड या NH3 एंड दिस वन इज Cl एंड दिस वन इज Cl। क्या है ये? सिस्प्लेटिन। ओके जी, सिस्प्लेटिन है जो कि हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ PT है, इजंट इट? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ PT सिस्प्लेटिन है। अब ABCD में अगर हम देखें तो B हमारा सही है एंड D सही है। करेक्ट ऑप्शन B एंड D ओनली सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, S ब्लॉक पर बेस्ड क्वेश्चन था ये। इसमें पूछा है सबसे रिडिली सॉल्युबल कौन होता है। यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा दिया जाता है, सॉल्युबिलिटी जब पढ़ाई जाती है आयनिक कंपाउंड्स की तब भी पढ़ाया जाता है ये। बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट आर ओनली द सॉल्युबल सल्फेट ऑफ सेकंड ए ग्रुप, वेयर एज कैल्शियम सल्फेट पार्शियली सॉल्युबल होता है, स्ट्रोंशियम और बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल होते हैं। सो बेरिलियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट आर द सॉल्युबल, सो A एंड B आर द सॉल्युबल। ये वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिर से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर बेस्ड है, लिगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, एनसीईआरटी में एज इट इज लिख के दिया है। आप जानते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन डोनर लिगेंड स्ट्रांग फील्ड होते हैं, उन दोनों में भी कार्बन डोनर ज्यादा स्ट्रांग फील्ड होता है, देन नाइट्रोजन डोनर होता है, देन ऑक्सीजन डोनर होता है और लास्ट में हैलोजन डोनर होते हैं, जिस साइज के अकॉर्डिंग आप उसको देखते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, सबसे स्ट्रांग फील्ड लिगेंड कार्बन मोनोऑक्साइड अगर कहीं पर है तो वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, सो दिस विल बी द आंसर। फिर उसके बाद EN दिख रहा है, फिर अमोनिया दिख रहा है, फिर ऑक्सिलेटो दिख रहा है, फिर दिस वन, सो थर्ड पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड का जो ऑर्डर है वो यही करेक्ट ऑर्डर है। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकंड। फर्स्ट लिस्ट में केमिकल रिएक्शन है, सेकंड लिस्ट में नेम है, हमें कॉलम को मैच करना है। देखिए वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। ओके फाइन। अगर हम बात करें, स्टार्ट करेंगे हम एक पांचवी रिएक्शन से, दैट इज वुड्स रिएक्शन। ऐसा क्यों, समझेंगे। अगर हमारे पास लेट्स से R कोई एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, R कोई एल्काइल ग्रुप है एंड AR कोई एराइल ग्रुप है, तो देखिए बताना जरूरी होता है। अगर R एल्काइल हैलाइड है, अगर उसे सोडियम के साथ में ट्रीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सो हम बात करेंगे वुड्स रिएक्शन की। सो दिस वन इज बेसिकली वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, वुड्स रिएक्शन में दो एल्काइल हैलाइड आपस में मिलते हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस, सोडियम के साथ में ट्रीट होंगे, सो यहां पर RR बन जाएगा एंड 2 मोल ऑफ NaX अलग हो जाएगा। अब अगर मैं लेट्स से वुड्स फिटिक रिएक्शन की बात करूं, तो वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, यहां पर समझना जरूरी है। एक वुड्स को आप मानिए एल्काइल हैलाइड, फिटिक को मान लिए एराइल हैलाइड। सो एराइल हैलाइड, वुड्स फिटिक मतलब RX, हमारा एराइल हैलाइड ARX के साथ में ट्रीट होगा सोडियम की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सो यहां पर एक्चुअल में होगा क्या, यहां पर आपके पास RAR मिल जाएगा एंड 2 मोल ऑफ NaOH अलग हो जाएंगे, लाइक दैट, एंड दिस वन इज X। अच्छा, अगर फिटिक रिएक्शन की बात करें तो फिटिक में बच्चों कुछ नहीं होगा, ARX हमारे ARX के साथ में ट्रीट होगा, यहां पर 2 मोल है, ठीक है, और यहां पर AR बन जाएगा और 2 मोल ऑफ NaX अलग हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। यहां तक बात क्लियर। अच्छा, अगर यहां तक बात क्लियर, सो दिस वन इज एक्चुअली अवर ARX एंड दिस वन इज अवर RX। ये क्या हो जाएगा, वुड्स फिटिक। अगर दो ARX है तो ये हो जाएगा फिटिक। अच्छा जी, यहां तक तो बात समझ आई। क्या बात समझ आई कि A बिलोंग करेगा सेकंड को एंड B बिलोंग करेगा हमारे फर्स्ट को। C और D की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें बच्चों C की, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट है और उसको अगर Cu2Cl2 के साथ में ट्रीट करेंगे, क्लोरोबेंजीन मिल रहा है। सो बेसिकली दिस वन इज सैंडमेयर रिएक्शन। यही तो होती है सैंडमेयर रिएक्शन, सो जिसमें क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन मिल जाता है। तो अल्टीमेटली C बिलोंग करेगा फोर्थ को एंड अगर आपको लेट्स से एल्काइल आयोडाइड चाहिए तो NaI के साथ में आप ट्रीट करें एसीटोन की प्रेजेंस में, तो सिंपली आपको फिंकेल्स्टीन रिएक्शन हो रही है, आपको एल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा, तो D बिलोंग करेगा थर्ड को। अल्टीमेटली अगर हम इस कॉलम की बात करें, A सेकंड को, B फर्स्ट को, सो यस वी गॉट इट, A या फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ये मेटलर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन है, कॉपर की मेटलर्जी पर ही बेस्ड क्वेश्चन है ये। कॉपर की मेटलर्जी में आपको पता है कि कॉपर का जो मेन ओर है वो कॉपर आयरन पायराइड्स है, यानी CuFeS2 है। इसमें आयरन की इम्प्योरिटी को हमको हटाना होगा, इसलिए आयरन जो कि मेटल का ऑक्साइड है, जो बेसिक है, इसलिए एसिडिक फ्लक्स यानी सिलिका लेना होगा उसमें। तो रिमूव FeO एज FeSiO3, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आपसे पूछा था कि the extraction of copper its sulfide ore is heated in an reverberatory furnace after mixing with silica to remove FeO in form of FeSiO3.
तो हम देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने, और ये क्वेश्चन पूछा गया है आयनिक इक्विलिब्रियम से। हमें पीएच कैलकुलेट करनी है एक मिक्सचर की, और उस मिक्सचर में हम ऐड कर रहे हैं HCl, और HCl के साथ ऐड कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड। और आप देख सकते हो कि दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, दोनों का वॉल्यूम गिवन है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे? पीएच कैलकुलेट करनी है तो हम H+ कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम बोथ दी एसिड्स। दोनों एसिड से कितने H+ के मिलीमोल आपको मिले हैं, और जब हम दोनों एसिड्स को मिक्स कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। टोटल जो H+ के मिलीमोल होंगे वो कैलकुलेट करने, टोटल वॉल्यूम हमें डायरेक्टली नजर आ रहा है 600 + 400 मींस 1000 ml, और H+ के मिलीमोल आप मोलरिटी इनटू वॉल्यूम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो इसे सारे स्टेप्स को 1 बाय 1 समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो H+ की कॉन्सेंट्रेशन, हमने रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट की है। यहाँ पर ये दिए हुए हैं बच्चों HCl के मिलीमोल्स, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम HCl के मिलीमोल होंगे। फिर ये मिलीमोल होंगे आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड के, ये सल्फ्यूरिक एसिड के मिलीमोल होंगे, और सल्फ्यूरिक एसिड से जो H+ के मिलीमोल होंगे हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक H2SO4 2 H+ देता है। तो यहाँ पर ये ओवरऑल हो जाएंगे H+ के मिलीमोल फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, एंड दीज आर मिलीमोल्स ऑफ H+ फ्रॉम HCl, एंड हम इन्हें ऐड कर देंगे तो ये टोटल H+ मिलीमोल हो जाएंगे, ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। आप मिलीमोल्स ले रहे हैं और वॉल्यूम अगर ml में ले रहे हैं तो रिजल्टेंट जो वैल्यू है वो आपको मोलर कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी H+ आयन की, और मोलरिटी आप कैलकुलेट कर चुके हो। पीएच का बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, if you know the concentration of H+ ion then you can apply this formula, pH is equal to minus log of concentration of H+। H+ concentration आप यहाँ पर पुट करेंगे, इसका नेगेटिव लॉग लेंगे, इसका नेगेटिव लॉग होगा 3 - log 2 - log 7। क्वेश्चन में log 2 और log 7 की वैल्यू आपको गिवन है, तो वो वैल्यूज आप जैसे ही पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, वैल्यूज मिलेगी 1.86, और हमें जो आंसर देना है वो 10⁻⁻² के मल्टीपल में देना है। इट मीन्स योर आंसर विल बी 186 इन दिस क्वेश्चन। Now see the next question. The energy of 1 mole of photons of radiation of frequency 2 × 10⁻12 Hz in joule per mole is, मीन्स हमें 1 मोल फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर से। 1 मोल फोटोन की अगर एनर्जी कैलकुलेट करनी है और फ्रीक्वेंसी पता है तो बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल टू hν। फ्रीक्वेंसी से प्लैंक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ये एनर्जी मिलेगी 1 फोटोन की। हमें यहाँ पर 1 मोल की एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हम 1 मोल फोटोन से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मोल में कितने फोटोन्स होंगे बच्चों? 6.023 × 10⁻23। तो बड़ा ही सिंपल सी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन की। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, आंसर विल बी 7, 8, 9। और इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए आपको ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ फोटोन h और फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन hν। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, प्लैंक कांस्टेंट और n सबकी वैल्यू आप पुट कर देंगे तो ये होगा एवोगाड्रो नंबर, और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है, प्लैंक कांस्टेंट पुट करोगे, आंसर होगा 798.1, जिसे नियरेस्ट इंटीजर में हम पुट कर देंगे 798। सो इस क्वेश्चन में आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों यहाँ पर हमने 789 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये वैल्यू कितनी होगी? 798 होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा हुआ है, और हम जैसा कि देख चुके हैं कि बाकी शिफ्ट में भी या बाकी जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा गया है, और लगभग जितने भी क्वेश्चन इलेक्ट्रो से पूछे गए वो सभी क्वेश्चन में हमें नॉन्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करना पड़ा है। तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो, एक सेल दिया हुआ है आपको और इसके लिए पूछा गया है, और यहाँ पर देखो पोटेंशियल भी दिया हुआ है सेल का। व्हेन द पोटेंशियल ऑफ सेल इज 0.712 वोल्ट एट 298 केल्विन, द रेशियो ऑफ Fe2+ टू Fe3+, मतलब हमें Fe2+ और Fe3+ कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो कैलकुलेट करना है, और साथ में आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर Fe3+ टू Fe2+, जो कि दिया हुआ है 0.771। ये वैल्यू आपको दी हुई है 0.771। एक का रिडक्शन पोटेंशियल पता है, और दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा बच्चों? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा? 0 होगा। तो एक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 है और एक का कितना है? 0.771। तो हम बोल सकते हैं कि कंप्लीट सेल के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा? Fe3+
के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0 है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का SRP 0 है, ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। तो इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल सकता हूँ। जब मुझे सेल का SRP पता है और सेल का रिडक्शन पोटेंशियल भी मुझे पता है, 0.712 वोल्ट मुझे दिया हुआ है, और H+ कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता है, तो मैं Fe3+2 Fe2+ कॉन्सेंट्रेशन रेशियो इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। तो देखिए इसका जो सुटेबल सॉल्यूशन है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा आंसर 10, और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके लिए कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होगी, क्योंकि हमें ये पता है जब H2 किस में रिड्यूस हो रहा है, H+ आयन में, और H+ आयन में रिड्यूस होगा तो यहां पर H2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है H+ आयन में, और जब ये H+ में ऑक्सीडाइज होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सिमिलरली Fe3+ का रिडक्शन हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो कि कन्वर्ट हो रहा है Fe2+ में, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हम ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन को इक्वल करके ऐड करेंगे तो हमें ये कंप्लीट रिएक्शन मिल जाएगी। कंप्लीट रिएक्शन आप अपने सामने देख सकते हैं। इसमें ई सेल अगर हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, नंस इक्वेशन अप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF। एन की वैल्यू क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स आपने कैंसिल आउट किए जब इन्हें ऐड किया, तो एन की वैल्यू ध्यान रखिएगा बच्चों, एन सोच समझकर पुट कीजिएगा। एन की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। लॉग प्रोडक्ट कौन होंगे, Fe2+ स्क्वायर H+ स्क्वायर अपॉन Fe3+ स्क्वायर। हाइड्रोजन का प्रेशर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन में हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन भी 1 दी हुई है, मीन्स हाइड्रोजन कहीं आपको परेशानी नहीं कर रहा है। हमें कैलकुलेट करना है Fe2+2 Fe3+ कॉन्सेंट्रेशन रेशियो। सारी वैल्यूज नोन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2.303 RT को आप 0.059 ले सकते हैं। अगर 0.06 भी लिया है, मैंने 0.059 इसलिए लिखा है ताकि हम इसे इजीली कैलकुलेट कर लें, इजीली कैंसिल आउट कर देंगे, तो इजीली हम इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमने x कंसिडर किया है इस रेशियो को, Fe2+2 Fe3+ रेशियो को, और यहाँ पर फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, मीन्स ये रेशियो कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, रिडॉक्स से, या हम बोल सकते हैं स्टोइकियोमेट्री 2 से। बहुत आसान क्वेश्चन, एक कॉमन सी इक्वेशन जो हम कई बार उस चैप्टर में स्टडी भी करते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ परमैंगनेट टू MnO2 इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में परमैंगनेट कन्वर्ट होता है MnO2 में, और हमें पता करना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं। सिंपल सी बात है बच्चों, इस हाफ इक्वेशन को, इस हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो हमें इजीली पता लग जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। तो देख सकते हो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यहाँ पर दिया हुआ है MnO4- इज कन्वर्टिंग इनटू MnO2, MnO4- इज कन्वर्टिंग इनटू MnO2। तो हमारा स्टेप्स क्या होते हैं इसे बैलेंस करने के लिए, Mn दोनों साइड ऑलरेडी इक्वल है, फिर हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन इधर 4 इधर 2 है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप 2H2 इस तरफ ऐड कर देंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपने इस तरफ 4H+ लगा दिया, क्योंकि राइट हैंड साइड में 4 हाइड्रोजन थे, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन नहीं था। लास्ट में हम बैलेंस करते हैं चार्ज को। चार्ज बैलेंस करने के लिए आप देखेंगे +4 -1, इधर ओवरऑल चार्ज कितना है, +3 है। आशा करते हैं आप लोगों को ये सारी चीजें पहले से पता होंगी, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो गलत नहीं करने हैं। तो यहाँ पर +4 -1, ओवरऑल चार्ज +3 है, जिसे बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। तो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं, इस रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये भी एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है अ 300 ml बोतल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक हैज 0.2 मोलर CO2, वॉल्यूम दिया हुआ है, CO2 की मोलरिटी आपको दी हुई है 0.2 मोलर, और वॉल्यूम दिया हुआ है 300 ml। साथ में दिया हुआ है अज्यूमिंग CO2 बिहेव्स एज एन आइडियल गैस, द वॉल्यूम ऑफ द डिसॉल्व्ड CO2 एट STP। हमें STP पर इस डिसॉल्व्ड CO2 का वॉल्यूम बताना है। तो आप मोलरिटी और वॉल्यूम से स्टेप्स क्या होंगी कि मोलरिटी वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम डिसॉल्व्ड CO2 के मोल क्यों ना कैलकुलेट कर लें, और जिसका मोल अगर STP पर पता हो तो उसका वॉल्यूम हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि STP पर 1 मोल के लिए वॉल्यूम कितना लेना है, 22.7 लीटर लेना है। तो जितना भी वॉल्यूम हमें मिलेगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी जितना भी मोल हमें मिलेगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 22.7 लीटर को। और मोल्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब आप मोलरिटी जानते हैं, वॉल्यूम जानते हैं, तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम आपको क्या मिलेगा, मोल मिलेगा।
तो देखते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। इसमें आप देख सकते हो मोल्स ऑफ डिसॉल्व्ड CO2 इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, तो आपको मिलेगा 60 मिलीमोल, और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 22.7 लीटर एक मोल के लिए STP पर। तो 60 मिलीमोल को आप पहले मोल बना लें, 60 इंटू 10⁻³ मोल, और आप इसे फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे 22.7 से। सॉल्व करने पर वैल्यू आपको मिल रही है 1362 ml। एक सेकंड के लिए देखिएगा, आप यहां पर देखिए आंसर आपसे किस में पूछा है, ml यूनिट में पूछा है, और 22.7 से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर ml में देना है। तो चाहे तो आप मिलीमोल को मोल में कन्वर्ट ना करें तब भी चलेगा, इसे फर्दर मल्टीप्लाई करके ध्यान रखें कि आंसर आपको किस यूनिट में देना है, ml में देना है, तो आपका आंसर होगा 1362। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। A tri-substituted compound A C10H12O2, कौन सा, C10H12O2 gives neutral FeCl3 test positive. Treatment of compound A with NaOH and CH3Br gives C11H14O2. With HCl gives methyl iodide, and with hot concentrate NaOH gives a compound that is B C10H12O2. Compound A also decolorized alkaline KMnO4. The number of pi bond present in compound A is, तो देखिए वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले तो C10H12O2 है, और अगर ये न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं इसमें बेशक फिनॉल तो प्रेजेंट है ही है, तो फिनॉल हम बना लेते हैं। सो दिस वन इज बेसिकली फिनॉल OH। अच्छा जी, एक बात तो कंफर्म है। अब यहां पर लिखा हुआ है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से चेकआउट करते हैं। C6 हो गए, 4 कार्बन बचते हैं, एक ऑक्सीजन बचता है, अच्छा जी, और हाइड्रोजन्स भी बचते हैं। तो यहां पर जो हमारे सब्स्टिट्यूटेड है, हो सकता है यहां पर या तो पॉसिबल है कि CH2OH प्रेजेंट हो, या पॉसिबल है कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो। एक ऑक्सीजन को हमने कंपनसेट करा। अच्छा, अब कार्बन कितने बचते हैं, यहां पर 10 हुए, तो 6 and 1 7, दैट मीन्स 3 कार्बन तो यहां बच रहे हैं और 3 कार्बन यहां पर बच रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी और सेकंड पॉसिबिलिटी। हमें कंपाउंड पता नहीं करना, केवल इतना सा पता करना है कि कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। तो 3 पाई बॉन्ड तो हमें दिख ही गए हैं कि रिंग में, फिनाइल रिंग में 3 पाई बॉन्ड है। एनीवेज, आगे चलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कंपाउंड ए विथ NaOH एंड CH3Br गिव्स C11H14O2। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने इसको ट्रीटमेंट ऑफ कंपाउंड विथ NaOH एंड CH3Br के साथ में अगर ट्रीट किया है बच्चों, तो देखिए एक कार्बन बढ़ चुका है और हाइड्रोजन भी बढ़ चुके हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है एंड CH3 ग्रुप अटैच हो रहा है, इजंट इट। तो यहां पर एडिशन क्या हुआ, दैट इज प्लस एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, CH2 ग्रुप इज लाइक दैट। तो CH3 ग्रुप अगर एडअप भी हुआ, एक हाइड्रोजन हटेगा, दैट मीन्स CH3, एक हाइड्रोजन हटके CH3 ऐड हो रहा है, तो ये कंफर्म करता है कि फिनॉल तो प्रेजेंट है। ओके फाइन। With hydrochloric acid gives methyl iodide and with hot concentrate NaOH gives compound B, that is hot NaOH है, तो हमारा एक कार्बन वही रहेगा C12OK and वापस C10H12O2 देगा। Compound A also decolorize alkaline KMnO4। अगर alkaline KMnO4 को decolorize कर रहा है, that means कहीं ना कहीं यहां पर एल्कीन भी प्रेजेंट है। तो एल्कीन एक प्रेजेंट है, तो 3 कार्बन में एक ना एक तो एल्कीन यहां पर प्रेजेंट है ही है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बता दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट चाहे जो भी हो, रिंग में 3 पाई बॉन्ड आ रहे हैं, ले लीजिए रिंग में 3 पाई बॉन्ड, प्रॉपर वे में बता भी देते हैं। सो पाई बॉन्ड हमारे पास कौन से हुए, 1 2 3, और एक क्योंकि एल्कीन मिल रही है तो एक पाई बॉन्ड हमारा एल्कीन का। 2 पॉसिबिलिटी है, कंपाउंड डजंट मैटर, बट इतना तो पता लग गया कि 3 + 1 4 पाई बॉन्ड है, तो अल्टीमेटली 4 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो 4 विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ अ कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद बी फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर की बात की जा रही है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 2.011 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट भी गिवन है। द टाइम टेकन बाय ए इन सेकेंड्स टू रिड्यूस फ्रॉम 7 ग्राम टू 2 ग्राम विल बी, मीन्स
अगर ए का 7 ग्राम 2 ग्राम में कन्वर्ट होता है, मीन्स 7 ग्राम खत्म होकर फाइनली कितना हो जाए, 2 ग्राम हो जाए, तो इसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा जब रेट कांस्टेंट पता हो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आपको फर्स्ट ऑर्डर का एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टाइम, टी इज इक्वल टू 1/k ln इनिशियल अमाउंट अपॉन टी टाइम अमाउंट। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर टी आपको कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन रेट कांस्टेंट ln, और इनिशियल वैल्यू कितनी है बच्चों, 7 ग्राम है, और टी टाइम वैल्यू कितना है, 2 ग्राम है। तो इनिशियल अमाउंट अपॉन अमाउंट एट टी टाइम, तो यहाँ पर आप इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, इसे पुट करके सॉल्व करेंगे तो टाइम रिक्वायर्ड इजीली आपको मिल जाएगा, जो कि 622.9 के अराउंड आ रहा है, जिसे हमने नियरेस्ट इंटीजर में लिया है 623। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 623। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 20 ग्राम ऑफ वाटर। 20 ग्राम ऑफ वाटर मींस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन, 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इज गिवन एट 373.52 केल्विन पर ये बॉयल होता है, और द मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट, हमें उस सॉल्यूट का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। साथ में यहाँ पर आपको केबी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, केबी की वैल्यू दी हुई है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। हमें पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, प्योर वाटर का 373 केल्विन, तो ये सॉल्यूशन का के लिए बॉइलिंग पॉइंट है। जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 373.52। तो आप इजीली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंस से पता लग जाएगा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है। और हमने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमें मोलैलिटी की रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पर आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो क्यों ना मोलैलिटी कैलकुलेट कर लें, क्योंकि अगर मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेंगे तो हम मोलिकुलर मास भी बता देंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप लोग देख सकते हो कि डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास कितना आ रहा है, 0.52। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है, 0.52। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट हमारे पास, इसलिए हमने वन ऑफ फैक्टर कितना लिया हुआ है, 1 लिया हुआ है। अब सिंपल सा फॉर्मूला जो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, ये यहाँ पर आप अप्लाई करें। के बी क्वेश्चन में दिया हुआ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपने कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ से मोलैलिटी की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। और मोलैलिटी क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, सिंपल, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो सॉल्यूट का वेट कितना दिया हुआ है, 2, हमने मोलिकुलर वेट x कंसिडर कर लिया, और सॉल्वेंट का वेट आपको दिया हुआ है 20, जो कि ग्राम में था, किलोग्राम के लिए हमने 1000 लगाया, और ये वैल्यू 1 के इक्वल होगी। इससे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 100 ग्राम पर मोल, मीन्स इसका मोलिकुलर मास कितना होगा, 100 होगा। सो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा 100। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हेन 2 लीटर आइडियल गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम टू अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 6 लीटर, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन जूल। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, बस आपको ये पता होना चाहिए कि बात की जा रही है आइसोथर्मल एक्सपेंशन की, और हमें ये पता है कि आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि डेल्टा यू क्या होगा, एनसीवी डेल्टा टी, और आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी 0 होगा, तो फिर इंटरनल एनर्जी चेंज इस आइडियल गैस के लिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, सम अमाउंट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इज एडेड टू 671.141 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म टू प्रिपेयर 2.6 × 10⁻³ मोलर सॉल्यूशन ऑफ CH2Cl2। CH2Cl2 मीन्स डाइक्लोरोमीथेन को हम क्लोरोफॉर्म में ऐड कर रहे हैं और इसका एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं जिसकी मोलैरिटी हमें दी हुई है, और हमसे पूछा है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन में क्या होगी। साथ ही साथ आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है 1.49, और यहाँ पर दिया हुआ है एटॉमिक मास कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन का। तो देखें इस क्वेश्चन को हम किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट करना है, साथ में क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि आपको पीपीएम कैलकुलेट करना है बाय मास। तो हमें रिक्वायर्ड है कि हमें सॉल्यूट की इन्फॉर्मेशन पता हो, सॉल्यूशन की इन्फॉर्मेशन पता हो, और उसे 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पर बाय मास पूछा है तो हमें सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों के अमाउंट
मास में ही लेने हैं, इंटू 10⁶ जो ppm का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि मोलर मास हमने सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया 85 होगा। DCM डाइक्लोरोमिथेन की आपको वॉल्यूम भी दिया हुआ है, मोलरिटी भी गिवन है, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम से हमें क्या मिल जाएंगे, मिलीमोल मिल जाएंगे। तो मिलीमोल हमने कैलकुलेट किए वॉलरिटी इंटू वॉल्यूम से। साथ ही साथ नेक्स्ट देख सकते हो कि सॉल्यूशन का मास कितना होगा। सॉल्यूशन में हमने कंसिडर कर लिया क्लोरोफॉर्म को, क्योंकि सॉल्यूट का जो अमाउंट है बच्चों वो बहुत कम है, सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है, तो हमने जो सॉल्वेंट का मास है उसी को कंसिडर कर लिया है सॉल्यूशन का मास, जो कि डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमने कंसिडर कर लिया है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन का मास कंप्लीटली। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सॉल्यूट का मास कैलकुलेट करने के लिए ये क्या है, सॉल्यूट के मिलीमोल्स हैं, इन मिलीमोल्स को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 85 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने मिलीमोल्स को मोल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ लिखा, साथ ही साथ 85 से भी मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये कंप्लीटली क्या बन जाए, सॉल्यूट का मास बन जाए। अब आप देखो सॉल्यूट का मास कितना स्मॉल वैल्यू है, 10⁻⁻6 की टर्म में आ रहा है, जबकि ये किसका मास है, सॉल्वेंट का मास है। तो सॉल्वेंट के मास को हमने कंसिडर कर लिया सॉल्यूट का मास, और इससे आप ppm कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6 टू कन्वर्ट इनटू पार्ट्स पर मिलियन, देन यू विल गेट 148.322। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन का जो NTA आंसर है वो हमारे आंसर से डिफरेंट है। तो NTA ने इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया है, उन्होंने यहाँ पर मास लेने के बजाय या डेंसिटी को 1 लिया है। यहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं कि उन्होंने ppm जो कैलकुलेट किया है वो मास बाय वॉल्यूम कैलकुलेट किया है। ऊपर लिया है मास ऑफ सॉल्यूट जैसा कि हमने लिया है वही वैल्यू ली है, और यहाँ पर लिया हुआ है ओनली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स उन्होंने इस डेंसिटी फैक्टर को लिया ही नहीं है। अगर डेंसिटी को हम नहीं लेंगे तो हमारा आंसर भी वही होगा जो NTA होगा। लेकिन जब क्वेश्चन में आपसे ppm बाय मास बोला है तो आपको सॉल्यूशन का मास लेना है, डेंसिटी को कंसिडर करना है, और उस हिसाब से देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 148, जबकि आंसर दिया हुआ है 221। तो हम जाएंगे 148 के साथ। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।